Hello students, I am Diya Kashyap from Success CD's Education. As you all know, I am your science expert and today we are going to start with the topic from class 9th science. So let's see what interesting topic we are going to start today. The topic is chapter 6 tissues. देखिए आप टिश्यूज का पार्ट 1 जिसके अंदर हमने प्लांट के टिश्यूज के बारे में पढ़ा था दैट वी हैव ऑलरेडी डन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2 दैट इज एनिमल टिश्यू. As you all know that our body consists of cells. आपको पता है हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से. और मैं आपको बता चुकी हूँ जो सेल्स आपस में सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर वाइज और जो फंक्शन भी सेम करते हैं वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग तरह के टिश्यूज जो सिमिलर टिश्यूज हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड फाइनली एक इंडिविजुअल बनता है जिसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ऐसे ही वो सारे के सारे सिस्टम्स ऑर्गन से बने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके पास स्टमक होता है, लिवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, ईसोफेगस होता है, राइट, माउथ होता है. एंड सिमिलरली ये जो ऑर्गन्स है ये टिश्यूज से बने होते हैं और टिश्यूज जो है फाइनली सेल से बने होते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंसिडर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड वेयर दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. So the topics to be covered in this video is introduction, epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue and nervous tissue. So let's start with it. Now as I told you that man is multicellular, मतलब man की body बहुत सारे cells से बनी हुई है, containing many organs also, बहुत सारे organs भी हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं जो बॉडी में ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर मेंट फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक दे आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, they are involved in transportation of substances, they are involved in movements and many more activities. So all these systems possess different types of tissues. इसलिए they can actually perform different functions. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास अलग तरह का टिश्यू है. मसल्स की बात करूं तो मसल्स में भी आपके पास अलग तरह के टिश्यूज है. ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टिश्यू. सो दैट मीन्स बहुत सारे टिश्यूज है हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के हमारे लिए काम कर रहे हैं. सो बेसिकली the 4 types of tissues are there in the body. One is the connective tissue, other is the epithelial tissue, other is the nervous tissue and we do have muscle tissue. आप देख सकते हो इन सब में कितने अलग अलग तरह के सेल्स दिख रहे हैं, अलग अलग तरह का लिक्विड दिख रहा है. इनमें बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं है बट द कॉमन सिमिलैरिटी इज दैट ऑल दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो टिश्यूज है ये टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फर्स्ट वी आर गोना स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम एपिथेलियम भी बुला सकते हैं. देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग. हमारी बॉडी का जो हर चीज का आउटर पार्ट है, मतलब आप स्टमक कह लो, ऑर्गन्स की बात कर लो या आप स्किन की बात कर लो, तो जो भी किसी भी चीज की आउटर कवरिंग है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियम, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू. अब इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं. आप देखो यहाँ पे अलग अलग आपको शेप्स दिख रही है, आपको आप कह सकते हो क्यूब लाइक दिख रहे हैं, कॉलमनर दिख रहे हैं, अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हो. सो इनके जो सेल्स होते हैं
उनकी अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे. बट एज फार एज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड such that they form a continuous sheet. बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं, उनमें स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कुछ कॉन्टिन्यूस मैनर में कोई चीज लगी होती है. लाइक दैट देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स. Cells of the epithelium, they contain very low or no intercellular matrix. इनके अंदर जो लिक्विड होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? लिक्विड. तो इन सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज वेरी लिटिल और समटाइम्स इट इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट. एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो उनकी जो भी शेप रहे, दे लाई ऑन अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. So they lie on a delicate non-cellular basement membrane जिसके अंदर स्पेशल तरह की मैट्रिक्स प्रोटीन है दैट इज द कोलेजन. मतलब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इस तरह से सेल्स अरेंज्ड होते हैं, चाहे उनकी शेप कुछ भी हो, बट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पक्का से होती है. एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लिक्विड विच कंटेन्स अ प्रोटीन, अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज द कोलेजन प्रोटीन. दिस टिश्यू एज आई टोल्ड यू कवर मोस्ट ऑर्गन्स. और जितनी भी हमारी कैविटीज है, जैसे आप माउथ को खोलते हो तो अंदर जो हॉलो स्पेस है दैट इज द कैविटी. तो जितनी भी ऐसी कैविटीज हैं आपकी बॉडी के अंदर, और यहाँ सब में जो आप कह सकते हो लाइनिंग जो बना रहा है दैट आर द एपिथेलियल cells, or you can say epithelial tissue, and they act as a barrier to keep different systems separate. तो हर एक, जैसे ये ऑर्गन है इसके बाहर ये कवरिंग है, इसके साथ एक ऑर्गन है इसके ऊपर एक कवरिंग है. सो दैट मीन्स दिस लाइक द लाइनिंग एक्चुअली सेपरेट्स डिफरेंट सिस्टम्स. अब फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शंस हैं, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है. मतलब जहां पे भी ये प्रेजेंट है उनकी आउटर कवरिंग बना रहा है, सो दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टिंग. दे फॉर्म द लाइनिंग इन द माउथ एंड द एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स. ऐसे ही दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. दैट मीन्स इनका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन का भी रहता है. तो जैसे ये चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब इनसे चीजें पास हो सकती है, इनकी मेम्ब्रेन से, इनके मतलब इस आउटर कवरिंग से चीजें पास हो सकती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एंटर हो सकते हैं, तो उसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं. एंड मोर ओवर इट इज सिक्रीटरी ऑल्सो इन फंक्शन. तो अगर हम इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप का है. That is, we have squamous epithelium, we have cuboidal, we have columnar, we have glandular, and we do have ciliated epithelium. This is just based on their shapes, as you can see in this figure. So let us study their shapes with their functions and their presence. स्क्वैमस एपिथेलियल के सेल्स आप देखो बिल्कुल इस तरह से लगे होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लोर टाइल्स. जैसे आपके घर में टाइल्स लगी होती है फ्लोर पे, बिल्कुल एक साथ इस तरह से जुड़ी होती है, कोई भी जगह खाली नहीं दिखती, चाहे वो स्पेस इस तरह से हो, चाहे वहां पे कुछ टाइल का शेप ऐसे भी हो. सो दैट मीन्स जो शेप है दैट इज इरेगुलर बट दे टाइटली फिट टुगेदर लाइक अ फ्लोर टाइल्स फॉर्मिंग अ कंपैक्ट टिश्यू. कंपैक्ट टिश्यू मीन्स देयर इज नो स्पेस, राइट? So if we talk about the occurrence, it is forming the lining of all the cavities. तो आपकी बॉडी में जहां पे भी hollow spaces है उनको आप cavities बोलते हो, like mouth, esophagus, nose, pericardium, alveoli, blood vessels, टंग की कवरिंग, स्किन की कवरिंग. तो यहाँ पे ये सबकी कवरिंग बना रहा है टंग और स्किन की. अदरवाइज जितनी भी कैविटीज है उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है जो उनको कवर कर रही है दैट इज ऑल्सो मेड बाय दिस स्क्वैमस एपिथेलियम. फंक्शन क्या रहता है? तो मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन का ही रहता है. एंड लाइक इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, इट डजंट अलाउ द एंट्री ऑफ जर्म्स और एनी केमिकल्स, like it prevents from any chemical reaction also, and it also prevents in drying because it has a secretory function also.
ऐसे ही हमारे पास दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है डिपेंडिंग अपॉन शेप, दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एज द नेम सजेस्ट, यू कैन सी दैट cube word is there in the name. So that means if we talk about the shape, then the shape of these cells are cube-like. As you can see that they are resting on a basement membrane and they have a shape that is the cube-like. Right, and we have already told that they do have a little matrix which you can call as cytoplasm also, but no spaces. They do have the nucleus, and we know that basement membrane consists of the white protein that is the collagen fibers. And if we talk about that, where they occur in the kidney tubules. Kidney tubules, you know, like we have kidney and these are the tubules, right? Basically these are the ureters, but in the kidney also we have certain tubules. So it occurs in all the tubules which are linked to the kidney or present inside the kidney. And they form thyroid vesicles, and also they are present in certain glands. And the function is absorption, that means it is helping in absorbing certain things, elimination of the waste products, that is the excretion, and also, as we have told, they have secretory function also. They are secreting substances for the cell. So that means they help in absorption, excretion as well as secretion. Third type of cell, depending upon the shape, is columnar. Again, we have a basement membrane containing a collagen protein, but here the cells are column-like, that is the pillar-like. They are quite big in size, or you can say quite long in size. So they are taller and taller than being broad. So that means they are not so broad, but they are tall. And if we look at the nucleus, it is mostly towards the base, right? And they contain the cytoplasm also. Right, and sometimes they may contain a small thread-like structures which are called as villi. So these are called as columnar, but if they possess the villi, they are then termed as ciliated cuboidal epithelium. Right, these thread-like structures, like they actually keeps on moving, and this movement help in propelling something. Right, so when we'll do the ciliated epithelium, we'll cover this ciliated part, but as far as now we'll study that they are not broad, but they are resting on basement membrane, they are quite tall. And where they occur, they form the lining of stomach, the small intestine and the colon, and also they form a sticky membrane that lines our digestive system and our respiratory system, that is the mucous membrane. You know that in our nose there is a slimy kind of substance which is lining the nose, that is the mucous membrane. It is also present in the small intestine. So you have seen that, like as I told you, it is present in stomach, small intestine and colon. That means it forms a major part of the digestive system, also forming a mucous membrane, and also they form the lining of gallbladder and oviducts. And the function includes the absorption and secretion. Like as you know, they are performing this function, absorption and secretion. That is the reason they are the part of digestive system. They form the part of the digestive system. Right. So we can say that they form the part of digestive system. Another kind of epithelium is ciliated epithelium. As I told you, ciliated means they contain a kind of thread-like structures which are also called as villi. So they are actually the thread-like structures which are called as villi, and these are present in the cells as you can see here. Right. But as far as shape is concerned, these cells can be small cube-like or a cuboidal type, but in both the case they possess this thread-like structures, that is cilia. And you know that the cilia actually keeps on moving, and this movement helps in propelling the other substance. So this ciliated columnar epithelium lines the trachea, because in trachea the movement of cilia actually helps in the propelling the air,
because we know that trachea is windpipe and it is a part of respiratory system. Again, in bronchi it is present. You know that, like, suppose these are nostrils, we have, this is nasal cavity, right? It divides into two branches, which is called as bronchi, which enters into two different lungs, right? So in the bronchi is also concerned, it is also a passage to the air. So here also the ciliated, that is the cilia, is present. It is present in kidney tubules, and also it is present in oviducts, that is the fallopian tube. You know that we have ovaries, and in the ovaries there are a tube-like structure which gets linked and which leads into uterus. So this is a fallopian tube. So in fallopian tube also they are present, because here the egg comes, and due to continuous movement of cilia, there can be a propelling of the ovum, that is the ovum can actually move there in the fallopian tube. So the function, as I told you, the rhythmic beating of cilia, that is the continuous movement of the cilia, helps in propelling or moving the solid particles in one direction through the ducts. That is why it is present in the kidney tubules, as I told you. It is present in the oviducts, that is the fallopian tube, because it is helping in propelling, as well as in the small intestine. Because here also the continuous movement of cilia helps in propelling the food also. And it is present in the trachea, right? Because in trachea there is a vent, so there has to be propelling of the air. So here also they are present. Now we are going to start with muscular tissue, or we can say muscle tissue. See, as you all know that we have so many muscles in our body that is actually helping us to carry on certain movements, or you can say many movements actually. So let us study about the muscle tissue. So on the basis of their location, structure and function, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो डिफरेंट मसल टिश्यूज, तो हमने अपने मसल फाइबर्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है. One is striated muscles, other is smooth muscles, third is cardiac muscles. As you can see in the figure, see, lot of muscles are there in the body which are actually helping us to carry out different activities. So let us study these types of muscles, that is striated, smooth and cardiac, which is actually classified depending upon location, structure and functions. So स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स हमें कैसी दिखती हैं आप इन फिगर में देख सकते हो. सी, इफ वी टॉक अबाउट स्ट्राइटेड, सो दिस इज स्ट्राइटेड मसल, as here it is written skeletal. The reason is because striated muscle is also called as skeletal muscle, और इसका क्या reason है वो अभी हम discuss करेंगे. Other we have smooth muscle, as you can see that इसका जो occurrence है वो इस तरह का है, कुछ आप कह सकते हो स्पिंडल शेप से आपको ये दिख रही है. And as far as cardiac muscles are concerned, they are present only in heart. Right, skeletal and smooth muscles, or you can say striated और smooth muscles हमारी बॉडी में काफी जगह मिल रही है, but cardiac muscle is only present in heart. So let's study about them. So first we have striated muscle. देखिए जो striated muscle है, that is long, elongated, non-tapering, cylindrical and unbranched. मतलब ये आपको इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की दिखती है. नॉन टेपरिंग मीन्स ये कोई नीचे से इस तरह से क्लोज नहीं हो रही है, आप देख रहे हो इसकी वाइड एंड है. इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरह से मसल फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं. देखिए कोई भी हम मसल की बात कर ले, कोई भी, चाहे आप स्ट्राइटेड की बात करो चाहे स्मूथ की बात करो, तो हर मसल की जो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, हर मसल की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसका नाम क्या होगा, दैट विल बी सार्कोलिमा. ये तीनों मसल्स में हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सार्कोलिमा. और हर मसल के अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा. तो जो साइटोप्लाज्म मसल का होगा, चाहे स्ट्राइटेड में हो, चाहे स्मूथ में हो, चाहे कार्डियक में हो, इस साइटोप्लाज्म को आप क्या बुलाओगे, सार्कोप्लाज्म.
जो सार्को वर्ड है दैट इज कंसर्न विद द मसल, तभी जो मेम्ब्रेन है, आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन को लीमा कहते हैं, पर मसल की है इसलिए हम उसको सार्कोलीमा बुला रहे हैं। आपको पता है फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, हर मसल से रिलेटेड है इसलिए हम इसको सार्कोप्लाज्म, तो हर मसल में सार्कोलीमा और सार्कोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मसल फाइबर्स है इनको हम क्या बुला सकते हैं, मायोफिब्रिल्स, क्या बुला सकते हैं हम इनको, मायोफिब्रिल्स। तो तीनों मसल्स में आपको सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा और मायोफिब्रिल्स देखने को मिलेंगे। अब हम स्ट्राइटेड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन टेपरिंग मतलब नीचे से कुछ क्लोज नहीं हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप है जैसे कि आप देख पा रहे हो, अनब्रांच्ड है और इनके अंदर जो मायोफिब्रिल्स है वो इस तरह से अरेंज्ड है, राइट। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, हमें इसमें बहुत से न्यूक्लियस अलग अलग जगह पे दिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमें इस तरह से स्ट्राइटेशंस भी दिखेंगी विच आर कॉल्ड एज लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो मतलब इसमें हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स भी देखने को मिलेंगे। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल बिकॉज इट कंटेन्स दीज लाइट एंड डार्क बैंड्स एंड मोरओवर एज आई टोल्ड यू इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इन मसल्स को हम स्ट्रिप्ड भी बुलाते हैं, स्ट्रिप्ड को आप स्ट्राइटेड भी कह सकते हो, हम इनको स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड भी बुलाते हैं, स्केलेटल भी बुलाते हैं और वॉलेंट्री मसल भी बुलाते हैं। अब देखिए स्ट्राइटेड इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप इस फिगर को देख रहे हो, देखिए यहाँ पे ये डार्क दिख रहा है, इधर लाइट दिख रहा है, सो दैट मीन्स इट हैज स्ट्राइटेशंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। स्केलेटल मसल इसको इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ अ बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन ऑफ अ बॉडी। अब देखिए स्केलेटल इसको इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी एंड मोरओवर इट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गन्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू अ विल, मतलब जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज है उनको करने में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होती है। तो हमने यही लिखा है कि पूरे मसल फाइबर में हमें लाइट एंड डार्क ऑल्टरनेट बैंड्स दिख रहे हैं एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल। Now it is attached to bones and which are responsible for body movements, that is why it is called as skeletal muscles, and obviously you can say that it helps in forming the skeleton of our body. These muscles are present in organs which work according to our will, or you can say that they bring about the voluntary movements. Therefore, they are called as voluntary muscles. तो एक तो हम इनको स्ट्राइटेड बुलाते हैं ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की वजह से, स्केलेटल बुलाते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड है और ये हमारे स्केलेटन बनाने में हेल्प कर रही है, और ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जो हमारी मर्जी से काम करते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। दीज थ्री नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अकरेंस की बात करें तो ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जो हमारी मर्जी से काम करते हैं, लाइक मसल्स ऑफ आवर लिम्स, बॉडी वॉल, नेक एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टंग, pharynx, diaphragm and also in the upper part of esophagus. So if we talk about their property and function, तो striated muscles बहुत ही powerful और एकदम से contraction show करती हैं, but they cannot remain contracted for a longer period क्योंकि ये थक जाती हैं and they need rest. So if we talk about their function, they provide the force for locomotion and helps in all the activities which are occurring in our body according to our will. So next we have smooth muscle. अगर हम स्मूथ मसल की बात करें कि कुछ इस तरीके से हमें दिखती है, like it is a cigar shape, जिसके अंदर ये आपके पास हो गए मायोफिब्रिल्स, but it has only one nucleus. So we can say that there is only a single centrally located cigar-shaped nucleus in the center of the cytoplasm, or we can say sarcoplasm. अब यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि इसका जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड है, राइट? जो न्यूक्लियस है दैट इज सिगार शेप्ड, और
अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे ही मायोफिब्रिल्स हमें इसमें दिख रहे हैं. एंड आउटर मेम्ब्रेन इज अगेन सार्कोलिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया. और जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज अगेन सार्कोप्लाज्म. राइट, सो दिस इज हाउ द स्मूथ मसल लुक लाइक. सो हियर वी डोंट गेट टू सी एनी बैंड्स, इसीलिए इसमें कुछ स्ट्राइप्स या स्ट्राइटेशंस हमें नहीं दिखते हैं. इसीलिए इसका नाम है स्मूथ और अनस्ट्राइटेड मसल्स. Right, and they are present in the organs which do not work according to our will. So we can say that they are involuntary muscles. Now, because they are in the organs which do not work according to our will, that means they are present in our visceral organs. जो organs हमारी मर्जी से काम नहीं करते, जैसे stomach हो गया, lungs हो गया, ovaries हो गई, तो जितने भी organs आपकी मर्जी से काम नहीं करते उनको हम visceral organs बुलाते हैं. तो इन organs में हमारे पास कौन सी मसल होती है? Smooth muscle. Right. So they are found in the walls of hollow tubular visceral organs except that of heart, क्योंकि हार्ट के अंदर हमारे पास कार्डियक मसल होती है, क्योंकि हार्ट भी एक विसरल ऑर्गन है, बट वहां पे स्मूथ मसल नहीं प्रेजेंट होती. बट if we talk about smooth muscles, they are definitely called visceral organs because they are present in visceral organs. And if we talk about their property or we compare it with the skeletal muscle, वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती थी, लेकिन ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है, पर काफी देर तक ये कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है. बट अगर हमने स्केलेटल मसल स्ट्राइटेशन जो भी पहले पढ़ा है, वहां पे वो जल्दी थक जाती थी, बट इट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो it helps in the movement of food in the alimentary canal. There is a special kind of movement that is called peristalsis. Peristalsis क्या होता है? जैसे आपके पास ईसोफेगस है, अगर अब इसमें फूड गया है तो फूड सीधा थोड़ी ना यहाँ से गिर जाएगा. There are certain contraction or relaxations which occur throughout this tubular structure, which is called as peristaltic movement. This is rhythmic contraction or relaxation, or it can be replaced by and. Rhythmic contraction and relaxation of muscular wall. This is called peristalsis, and that is brought by this smooth muscle. So it is present in organs like urinary bladder, gallbladder, uterus, where it is causing the contraction in the whole of the organ, and the organ can remain contracted for a longer time. अब तीसरी तरह की स्पेशल मसल्स हैं हमारे पास कार्डियक मसल्स. एज द नेम सजेस्ट, दीज मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, and they have characteristics similar to the smooth muscle also and to the one which we did first, that is the skeletal muscles also. Like if we talk about that what similarities it possess close to skeletal muscles, तो skeletal muscles की तरह हम देखते हैं कि इसमें हमें काफी सारे न्यूक्लियस दिखते हैं, इसमें हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखते हैं. और स्मूथ मसल की तरह ये काफी देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है विदाउट गेटिंग फिटीग, और यू कैन से इट कीप्स आउट contracting and relaxing throughout the life. It is non-tiring muscle. तो कार्डियक मसल्स में हमें जो फाइबर्स दिखते हैं, they are branched to form a network. Each fiber is surrounded by sarcolemma. As I told you, outer membrane तो हमारे पास sarcolemma ही है, और fluid sarcoplasm ही. सार्कोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्म आप कुछ भी कह सकते हो. और यहाँ पे आपको मायोफिब्रिल्स भी दिखते हैं विच कंटेन सेंट्रली लोकेटेड मसल न्यूक्लियस. तो एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन अगर आप बहुत सारे फाइबर्स देखोगे तो यू विल गेट टू सी मेनी न्यूक्लियस. They have light and dark bands. Therefore, this is a similarity close to the skeletal muscle. And apart from that, जैसे कि ये इस तरह से fibers like होती है, मैं आपको एक rough सा figure दिखाती हूँ. जैसे cardiac muscle is like this. तो इसमें light और dark bands भी है यहाँ पे कहीं कहीं पे. ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं, राइट. एंड मोर ओवर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक सेपरेशन टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं विच आर लाइक क्रॉस बैंड्स, एंड दे आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क.
Now it is present in the heart. As I told you, these muscles are only found in the heart, therefore they are called cardiac muscles. So again, if we talk about their property, it is involuntary in the nature, that is, it is not contracting according to our will, but it can contract and relax rapidly. And moreover, its contraction and relaxation help in the pumping of blood, और जिसके कारण blood पूरे body parts में फैल